मैं डॉक्टर प्रियंका और आज के सत्र में हम चर्चा करने वाले हैं सामाजिक मनोविज्ञान BPCC 132। इस सत्र में हम चर्चा करेंगे समाज मनोविज्ञान की परिभाषा, समाज मनोविज्ञान की प्रकृति, उसके कार्यक्षेत्र तथा कुछ सैद्धांतिक दृष्टिकोण के साथ साथ समाज मनोविज्ञान का अन्य विज्ञान के साथ क्या संबंध है। समाज मनोविज्ञान मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा है तथा 20वीं शताब्दी की देन है। इस विषय का उदय पाश्चात्य दर्शन से हुआ, जिसमें प्लेटो, अरिस्टो, कॉन्टे, कांट आदि ने इसके विकास में प्रारंभिक योगदान दिया है। सन 1960 में प्रकाशित विलियम मैक्डोगल, इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक द्वारा समाज मनोविज्ञान की पुस्तक इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी को समाज मनोविज्ञान औपचारिक स्थापना के रूप में माना जाता है। मानव एक जिज्ञासु प्राणी है। वो हर एक व्यवहार को जानना व समझना चाहता है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में वो भिन्न भिन्न व्यवहार करता है। इसी भिन्न व्यवहार के कारणों को, ये व्यवहार क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसका ही उत्तर देने का प्रयास समाज मनोविज्ञान करता है। समाज मनोविज्ञान को मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया हुआ है, जिसमें क्रेशफील्ड तथा बैनर्जी की परिभाषा के अनुसार समाज मनोविज्ञान समाज में व्यक्ति के व्यवहारों के अध्ययन का विज्ञान है, जिसमें वह समस्त व्यवहारों का अध्ययन करता है जो कि सामाजिक संदर्भ में घटित होते हैं। दूसरा, फेल्डमैन के अनुसार समाज मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें किस तरह से किसी व्यक्ति के चिंतन, भावनाएं व क्रियाएं एक दूसरे द्वारा प्रभावित होती हैं का अध्ययन किया जाता है। यदि हम समाज में रहते हैं तो हम अपने व्यवहार से समाज को प्रभावित करते हैं तथा समाज का व्यवहार भी हमको प्रभावित करता है। यदि हम इस बात का चिंतन करें कि हमारे भीतर जो भी व्यवहार है वो व्यवहार बहुत हद तक हमारे समाज के द्वारा ही प्रभावित होते हैं। यदि एक बच्चा अकेले में घर में खाना खाने के बाद हाथ धोता है तो भी वो ये विचार करता है कि हाथ धोते समय कि ये व्यवहार उसके टीचर ने सिखाया है, उसके सहपाठियों ने सिखाया है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में समाज का अध्ययन चलता रहता है। तीसरी परिभाषा बैरन बर्न के अनुसार समाज मनोविज्ञान एक ऐसा मनोवैज्ञानिक क्षेत्र है जो सामाजिक परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार एवं चिंतन के स्वरूप एवं कार्यों को समझने की कोशिश करता है। मनोविज्ञान कहता है प्रत्येक व्यवहार के पीछे एक कारण होता है। वो व्यवहार चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, मनोवैज्ञानिक उनके कारणों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार जब कोई व्यवहार सामाजिक परिस्थिति में घटित होता है, सामाजिक परिस्थिति इसका मतलब होता है कि समाज के जो वातावरण में व्यवहार घटित हो रहे हैं तो उनके भी कारणों का पता जब लगाने की कोशिश करी जाती है तो समाज मनोविज्ञान उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिकांश मनोवैज्ञानिकों ने समाज मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में व्यक्ति द्वारा सामाजिक परिस्थिति में किए गए व्यवहार को स्वीकृत किया है। न्यूकॉम्ब ने ऐसे व्यवहार को अंतःक्रिया की संज्ञा दी है। इसी समानता को ध्यान में रखते हुए समाज मनोविज्ञान की एक सामान्य परिभाषा है कि समाज मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार तथा अनुभूतियों को सामाजिक परिस्थिति में अध्ययन करने का एक विज्ञान है। न्यूकॉम्ब ने अंतःक्रिया पे बहुत बल दिया है। उनके अनुसार अंतःक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति वैसे व्यक्ति का प्रत्यक्षण कर अनुक्रिया करता है जो उसके प्रत्यक्षण करके उसके प्रति अनुक्रिया कर रहा होता है। अर्थात ये परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया की एक प्रक्रिया होती है कि यदि हम किसी का प्रत्यक्षण कर रहे हैं तो हम उसके प्रति प्रतिक्रिया करेंगे और सामने वाला जो प्रत्यक्षण जिसका हम कर रहे होते हैं वो भी हमारे प्रति कुछ प्रक्रिया या प्रतिक्रिया दे रहा होता है। इसीलिए
अंतःक्रिया को हम परस्पर आदान प्रदान की प्रक्रिया कहते हैं। अब ये जो अंतःक्रिया होती है ये आपकी फेस टू फेस भी हो सकती है और साथ में ये आपकी प्रतीकात्मक या सिंबॉलिक भी हो सकती है। फेस टू फेस यदि हम किसी से सामने बैठे बात कर रहे हैं और उससे उसका हालचाल पूछ रहे हैं, ये अंतःक्रिया आमने सामने की अंतःक्रिया होती है। लेकिन यदि हम किसी को पत्र भेज करके उसकी हालचाल पूछ रहे हैं और वो पुनः हमें पत्र भेज करके अपने हालचाल बता रहा है, तो ये एक सिंबॉलिक अंतःक्रिया या प्रतीकात्मक अंतःक्रिया का उदाहरण है। समाज मनोवैज्ञानिकों ने ये स्पष्ट करा है कि सामाजिक अंतःक्रियाएं 3 प्रकार की हो सकती हैं। इन सभी प्रकार की अंतःक्रिया का अध्ययन समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। व्यक्ति तथा व्यक्ति के बीच की अंतःक्रिया, यदि दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं तो ये व्यक्ति तथा व्यक्ति के बीच की अंतःक्रिया है। व्यक्ति तथा समूह के बीच की अंतःक्रिया, यदि एक शिक्षक अपने कक्षा में पढ़ा रहा है तो ये व्यक्ति तथा समूह के बीच की अंतःक्रिया है। समूह तथा समूह के बीच की अंतःक्रिया, राजनीतिक पार्टी जहां पर हम समूह और समूह के बीच के अंतर, उनकी विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, तो ये हमारे समूह तथा समूह के बीच की अंतःक्रिया होती है। समाज मनोविज्ञान इन तीनों तरह के अंतःक्रियाओं पर बल देता है। इन विभिन्न अंतःक्रिया के समावेश के कारण क्रेचफील्ड तथा बैलची 1962 में समाज विज्ञान को अंतःवैयक्तिक व्यवहार की घटनाओं का विज्ञान कहा है। अब इन परिभाषाओं के आधार पर समाज मनोविज्ञान के 3 प्रमुख घटक निकल कर आते हैं, जिनको हम उसकी प्रकृति के रूप में समझते हैं। पहला, समाज मनोविज्ञान एक विज्ञान है तथा विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसको हम बार बार विज्ञान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विज्ञान के जो भी आवश्यक तत्व होते हैं वो सारे आपके समाज मनोविज्ञान में निहित हैं। जैसे कि वैज्ञानिकता, वैज्ञानिकता से मतलब है कि जो भी इसके आंकड़े इकट्ठे करे जाते हैं उनका सांख्यिकी, उसमें सांख्यिकी प्रयोग किया जाता है। आंकड़ों को इकट्ठा करने में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। सार्वभौमिकता का गुण होता है कि अगर हम उन्हीं परिणामों को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में देखेंगे तो उसमें सार्वभौमिकता पाई जाती है। वस्तुनिष्ठता का गुण होता है कि किसी भी तरीके से परीक्षणकर्ता के अपने विचार, उसकी मनोवृत्ति, उसके किसी तरीके के पक्षपात का गुण नहीं देखा जाता है। इसी के साथ भविष्यवाणी भी करी जा सकती है। यदि किसी प्रयोग को हम प्रयोगशाला में कर रहे हैं तो हम उसके आधार पर उस व्यवहार की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। इन्हीं सारे गुणों के कारण हम कहते हैं कि समाज मनोविज्ञान एक विज्ञान है। समाज मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहारों व अनुभूतियों का अध्ययन किया जाता है। बहुत सारे हमारे ऐसे सामाजिक व्यवहार है, परोपकारिता है, आज्ञाकारिता है, अनुपालन है। इन सभी व्यवहारों और उनके अनुभूतियों का अध्ययन समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। तीसरा, समाज मनोविज्ञान इन व्यवहारों व अनुभूतियों का अध्ययन सामाजिक परिस्थिति में करता है। सामान्य परिस्थिति में करने का अगर अध्ययन किया जाता है तो वो एक सामान्य मनोविज्ञान हो जाता है, किंतु यदि इन्हीं व्यवहारों व अनुभूतियों का अध्ययन हम एक सामाजिक परिस्थिति में
मुख्य चालक के रूप में भी माने जाते हैं। लेविन को सामाजिक मनोविज्ञान का, जैसे मैंने बताया, जनक माना जाता है और इन्होंने अपने महत्वपूर्ण प्रयोगों द्वारा सामाजिक मनोविज्ञान को आगे बढ़ाया और उसका विस्तार किया। इन दोनों शोधकर्ताओं ने लोगों और उनके के बीच के बातचीत का अध्ययन करना शुरू करा, जो उन्हें प्रभावित करते हैं, जिनसे उनका व्यवहार प्रभावित होता है। और इसके अलावा उन्होंने प्रयोगात्मक डिजाइन तैयार करना शुरू करा, जिसमें उन्हें प्रयोगशाला में इनमें से कुछ कारकों को अलग अलग करने की अनुमति मिली और उन्होंने बेहतर तरीके से ये समझाने पर जोर दिया कि हमारा संबंध दूसरों के साथ कैसे प्रभावित होता है, कैसे हम अपने संबंधों को सुधार सकते हैं। इस समय किए गए कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग मिलग्राम की आज्ञाकारिता, सोलोमन एश की अनुरूपता प्रमुख प्रयोग माने जाते हैं। फिर 20वीं सदी में, इस सदी के अंतिम भाग में, मनोवृत्ति और मानसिक प्रक्रियाओं जैसे क्षेत्रों में सामाजिक मनोविज्ञान का एक बड़ा विस्तार हुआ। मनोवृत्ति सामाजिक मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है, जिसके ये अध्ययन करा जाता है कि कैसे मनोवृत्ति का निर्माण होता है, कैसे उसमें बदलाव आ सकता है, कैसे उसका एक वैज्ञानिक मापन किया जा सकता है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर भी महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित किया गया, क्योंकि इनका ये मानना था कि व्यक्ति यदि उत्तेजना और प्रतिक्रिया, जब उत्तेजित होता है तो प्रतिक्रिया करता है, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच में संज्ञानात्मक कारक जो होते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार की विचार, किस प्रकार के उसके चिंतन चल रहे हैं। सामाजिक अनुभूति के रूप में जाने वाला अनुशासन भी विकसित हुआ। ये अध्ययन करता है कि हमारे विचार, निर्णय और विश्वास हमारे आसपास जिस समाज में हम रहते हैं उससे किस प्रकार प्रभावित होते हैं। तो ये सारा सब कुछ योगदान 20वीं शताब्दी का है और 21वीं शताब्दी में, वर्तमान सदी में सामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक नया मोड़ देखा और वैज्ञानिकों ने ये अध्ययन करना शुरू करा कि सामाजिक परिस्थितियां हमारे स्वास्थ्य या हमारी खुशी या हमारे व्यवहार में विकास और संस्कृति के महत्व जैसे क्षेत्रों को कैसे प्रभावित करती है। जैसे कि अभी पिछले 2 वर्षों में हमने देखा कि सामाजिक परिस्थिति में एक चेंज आया, एक बदलाव आया, कोरोना जैसा बदलाव, और उस सामाजिक परिस्थिति के बदलाव में हमारे स्वास्थ्य पर, चाहे वो शारीरिक हो या मनोवैज्ञानिक, किस प्रकार से उनको प्रभावित करा। इसी का अध्ययन 21वीं शताब्दी से होना शुरू हो गया था। अंत में सामाजिक तंत्रिका विज्ञान जैसे क्षेत्र भी विकसित होना शुरू हुए, जिसमें ये अध्ययन करा जाता है कि किस प्रकार जो सामाजिक परिस्थितियां हैं वो हमारे मस्तिष्क की गतिविधियों को प्रभावित करती हैं। किस प्रकार से सामाजिक परिस्थितियां जब बदलती हैं तो उसका बदलाव हमारे मस्तिष्क या गतिविधियों में भी पाया जाता है। इसके बाद धीरे धीरे सामाजिक मनोविज्ञान का विकास भारत में भी हुआ, जिसमें NN सेनगुप्ता ने 1928 में, NN सेनगुप्ता एंड राधा कुमल मुखर्जी जो कि एक समाजशास्त्री थे, इन्होंने मिलकर के एक पुस्तक प्रकाशित करी, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। हालांकि बाद में ये यात्रा बहुत लंबी कंटिन्यू नहीं हो पाई, क्योंकि समाजशास्त्र और समाज मनोविज्ञान अलग अलग क्षेत्र के रूप में जाने। इतिहास के बाद अब हम चर्चा करेंगे समाज मनोविज्ञान का अन्य विज्ञानों के साथ क्या संबंध है। समाज मनोविज्ञान, जैसा हमने कहा, अगर इसको हम संधि विच्छेद करें समाज और मनोविज्ञान कि समाज जो कि सामाजिक परिस्थितियों के बारे में एक विश्लेषण करता है, मनोविज्ञान जो कि मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। जब इन दोनों क्षेत्रों का समावेश होता है तो ये बहुत सारे सामाजिक विज्ञानों के साथ अपना घनिष्ठ संबंध भी दिखाते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान का सामान्य मनोविज्ञान के साथ गहरा संबंध है। सामान्य मनोविज्ञान में हम जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, जो व्यवहार, मानव व्यवहार होते हैं, हम उनका अध्ययन प्रयोगशाला में करते हैं और उसके आधार पर हम भविष्यवाणी करते हैं कि ये व्यवहार किन किन परिस्थितियों में देखा जा सकता है। जैसे कि स्मृति, सीखना, प्रेरणा आदि पर किए गए प्रयोगों को हम सामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी
प्रयोग कर सकते हैं कि व्यक्ति किन चीजों को ज्यादा देर तक अपनी स्मृति में रख पाता है, किन सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव मनुष्य के मस्तिष्क में या उसकी स्मृति में ज्यादा दिखाई देता है। तो इस प्रकार सामान्य मनोविज्ञान के सिद्धांतों को हम सामाजिक मनोविज्ञान में भी प्रयोग कर सकते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान और समाजशास्त्र, जैसा अभी मैंने बताया, समाजशास्त्र समाज का गहन अध्ययन करता है, संगठनों का गहन अध्ययन करता है, और सामाजिक मनोविज्ञान समाज के साथ साथ जो मनोविज्ञान समाज में रह रहे जो व्यक्ति हैं उनके व्यवहारों का विश्लेषण करता है। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है और समाज में पाए जाने वाले समूह व संस्थाओं का अध्ययन है। समूह और व्यक्ति का पारस्परिक संबंध होने के कारण इन दोनों शास्त्रों में संबंध का होना अनिवार्य है। समूह द्वारा ही व्यक्ति व समाज का वातावरण का नियमन किया जाता है। जब तक समाज के विभिन्न संस्थाओं संगठनों की जानकारी नहीं होगी तब तक व्यक्ति के व्यवहार को समझना मुश्किल होता है। अतः उसके व्यवहार को भली भांति समझने के लिए समाज मनोविज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। समाज मनोविज्ञान और मानव शास्त्र में भी घनिष्ठ संबंध है। मानव शास्त्र की दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, भौतिक मानव शास्त्र और सांस्कृतिक मानव शास्त्र। व्यक्ति से समाज बनता है और व्यक्ति जिस समाज में रहता है वहां की कुछ अपनी संस्कृति होती है जिसका प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है। तो यदि हमें संस्कृति के बारे में जानना है तो हमें व्यक्ति के व्यवहार को समझना होगा, और यदि व्यक्ति के व्यवहार का हमको गहन अध्ययन करना है तो उसकी संस्कृति, उसकी रीति रिवाज, उसकी प्रथाओं का हमको अध्ययन करना ही पड़ेगा। इसीलिए ये दोनों जो हमारे विषय है, समाज मनोविज्ञान और मानव शास्त्र, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है या एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। समाज मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जहाँ पर हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम अध्ययन करते हैं कि धन का वितरण कैसे हो, धन का संचय कैसे हो, और आर्थिक प्रक्रियाएं अगर हम देखें बहुत हद तक हमारे सामाजिक व्यवहार पर प्रभाव डालती हैं, और सामाजिक परिस्थितियों को समझने के लिए भी हमको आर्थिक प्रक्रियाओं को समझना आवश्यक हो जाता है। जैसे अगर हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन की हड़ताल या उसकी तालाबंदी या उसके कई अन्य ऐसे सामाजिक समस्याओं के व्यवहारों का अध्ययन करना है तो हमें सामाजिक मनोविज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी हमारी आर्थिक प्रक्रियाएं या आर्थिक प्रक्रियाओं से ऐसी संबंधित समस्याएं हैं जिनमें सामाजिक मनोविज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थशास्त्री द्वारा किए गए अध्ययनों को मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान उन पर अपना विश्लेषण करता है और उन समस्याओं को अपने उन व्यवहारों का अध्ययन करके अर्थशास्त्रियों की मदद करता है। समाज मनोविज्ञान राजनीति शास्त्र से भी घनिष्ठ संबंध रखता है। राजनीति शास्त्र जहाँ पर हम राज्य व सरकार की कार्यविधि, उसके स्वरूप, उसके प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं, तो हम ये जाने कि अगर हमें एक सफल राजनीतिज्ञ बनना है तो हमें समाज मनोविज्ञान का ज्ञान रखना पड़ेगा, क्योंकि समाज मनोविज्ञान ये अध्ययन करता है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति एक सफल नेता बन पाता है, एक सफल नेतृत्व कर पाता है। तो इस प्रकार ये दोनों ही विषय एक दूसरे से संबंधित होते हैं या इन दोनों का एक घनिष्ठ संबंध है। समाज मनोविज्ञान और व्यक्तित्व मनोविज्ञान, इन दोनों का एक ही केंद्र बिंदु होता है, व्यक्ति विशेष का अध्ययन। यदि हम किसी के व्यक्तित्व को समझें तो हमें उसकी सामाजिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अंतर्मुखी है तो हम ये जान जाते हैं कि अंतर्मुखी है तो इसकी कितनी सामाजिक व्यवहार या की सीमाएं होंगी या ये कितना व्यक्ति सामाजिक कार्यों में रुचि रखेगा। उसी प्रकार कभी कभी सामाजिक परिस्थितियां भी व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। जैसे किसी की व्यक्ति की जो सामाजिक परिस्थिति है, यदि वो नकारात्मक रही है या वो बहुत अनुकूल नहीं रही है तो उसका प्रभाव भी व्यक्तित्व पर देखा जाता है।
तो इस प्रकार व्यक्तित्व और समाज मनोविज्ञान दोनों ही व्यक्ति विशेष का एक गहन अध्ययन करने में एक दूसरे की मदद करते हैं। समाज मनोविज्ञान का विकासात्मक मनोविज्ञान के साथ भी गहरा संबंध है। विकासात्मक मनोविज्ञान जो कि अध्ययन करता है कि किस प्रकार से एक बच्चा अपने बाल्यकाल से लेकर के वृद्धावस्था तक भिन्न भिन्न व्यवहार करता है, किस अवस्था से उसका सामाजिक व्यवहार होना शुरू हो जाता है, कब उसके अंदर प्रतिस्पर्धा विकसित होने लगती है, कब उसके भीतर एक परोपकारिता की भावना विकसित होने लगती है, कब उसके भीतर कौन से सामाजिक व्यवहार विकसित होते हैं, इसका अध्ययन भी हम सामाजिक मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत कर सकते हैं। जब इन दोनों का एक समावेश या इन दोनों का एक मिला जुला स्वरूप हम अध्ययन करते हैं तो हम एक व्यक्ति विशेष के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसी के साथ साथ सामाजिक मनोविज्ञान का अन्य विज्ञानों के साथ भी गहरा संबंध है, जैसे कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। हमें लगता है, जैसा मैंने अभी बताया, कि हम बस प्रतिक्रिया कर देते हैं, लेकिन उत्तेजना प्रतिक्रिया के बीच में व्यक्ति की संज्ञान प्रक्रियाएं जो होती है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो उसके सामाजिक व्यवहार का निर्धारण करती है। एक व्यक्ति की क्या निर्णय शक्ति है, एक व्यक्ति की क्या अपनी समस्याओं का समाधान करने की शक्ति है, ये उसके सामाजिक व्यवहार को बहुत हद तक प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से सामाजिक मनोविज्ञान और समाज मनोविज्ञान का भी एक घनिष्ठ संबंध है। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि समाज मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र क्या है या स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी। कांस व शेक महोदय ने समाज मनोविज्ञान के विषय के क्षेत्र में निम्न विचार प्रस्तुत किए। मानव अपने साथियों से संबंध पर आधारित एक सामाजिक संसार ही सामाजिक मनोविज्ञान को विषय प्रदान करता है। अगर इसी विचार को हम देखें तो हमें कुछ मुख्य बातें देखने को मिलती हैं। समाज मनोविज्ञान का क्षेत्र संपूर्ण समाज है। उसमें हम एक खंडों में नहीं बल्कि एक पूर्णता में अध्ययन करते हैं। सामाजिक अंतःक्रियाओं का प्रभाव भी इसके क्षेत्र में सम्मिलित होता है और व्यक्ति का व्यवहार अन्य व्यक्ति के व्यवहार से प्रभावित होता है और साथ ही में व्यक्ति का व्यवहार जो है वो खुद भी समाज पर एक प्रभाव डालता है। ये तीनों बातें ही समाज मनोविज्ञान की विषय सामग्री है। समाज मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र में सर्वप्रथम सीखने सिखाने की प्रक्रिया की गतिशीलता देखी जाती है। व्यक्ति समाज में रहता हुआ अन्य व्यक्तियों के साथ संपर्क स्थापित करता है। इस संपर्क के परिणाम स्वरूप अंतःक्रिया का होना स्वाभाविक है। सामाजिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप ही व्यक्ति दूसरों के व्यवहार की नकल करता है। अतः इस प्रकार के सीखने या सिखाने में कौन से घटक अपना महत्व रखते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। ऐसे कारकों का अध्ययन करना ही समाज मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र माना जाता है कि कौन किसको किस प्रकार प्रभावित करता है। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया की जो गतिशीलता है ये समाज मनोविज्ञान की कार्यक्षेत्र का एक महत्वपूर्ण है। दूसरा समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसकी गतिशीलता का अर्थ है। बालक समाज में जन्म लेता है, समाज में ही रहकर उत्तम व्यक्तित्व के लक्षणों को प्राप्त करता है। इस प्रकार बालक समाज में अच्छाइयों को सीखता हुआ अपने व्यक्तित्व का संतुलित विकास करता है। बालक समाज में एक जीव के रूप में आया, लेकिन किन गुणों के कारण वह सभ्य प्राणी के रूप में परिणित हो गया, इस सब का अध्ययन मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी के साथ साथ समाज मनोविज्ञान ये भी अध्ययन करता है कि समाजीकरण में कौन कौन सी बाधाएं भी आती है जिससे बच्चे का पूर्ण व्यक्तित्व का जो संतुलित विकास है वो बाधित हो जाता है। तीसरा, मनोवृत्ति तथा मन संप्रेषण शोध, अंतर्वस्तु विश्लेषण एवं प्रचार।
जैसे मैंने बताया कि मनोवृत्ति सामाजिक मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मनोवृत्ति जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति अपना एक अनुकूल या प्रतिकूल विचार विकसित करते हैं। और जब भी हम समाज में देखें कोई भी चीज हो, चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, जैसे मोबाइल फोन है, टेक्नोलॉजी है, इनके प्रति जरूर से हमारा एक अनुकूल या प्रतिकूल मनोवृत्ति विकसित हो जाती है। इसका अध्ययन समाज मनोविज्ञान में किया जाता है कि मनोवृत्ति का विकास कैसे होता है, ये मनोवृत्ति किन कारकों से प्रभावित होती है। यदि कोई मनोवृत्ति विकसित हो जाती है तो हमें अगर उसे बदलना है, उसमें बदलाव लाना है, तो हम कैसे मनोवृत्ति में बदलाव ला सकते हैं। या हम अगर मनोवृत्ति का मापन करना चाहें तो बोगार्डिस, गटमैन, लिकर, इन सब में बहुत सारी अपनी मापनी प्रविधियां बताई हुई हैं जिनके आधार पर हम मनोवृत्ति का गहन अध्ययन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जनमत निर्माण, विचारों के आदान प्रदान के माध्यम, संप्रेषण अनुसंधान, अंतर्वस्तु विश्लेषण तथा प्रचार के विभिन्न स्वरूपों एवं प्रभावों को इसमें अध्ययन किया जाता है। समाज मनोविज्ञान संप्रेषण के विभिन्न साधनों, तरीकों एवं प्रभावों का अध्ययन करता है। फिर संचार की गतिशीलता। संचार की गतिशीलता, मानव व्यवहार संचार के माध्यम से अत्यधिक प्रभावित होता है। संचार के माध्यम से व्यक्ति अपने विचार, भावनाओं आदि को दूसरों तक पहुंचाता है। संचार के अंतर्गत फैशन, प्रचार, जनमत इत्यादि आपके विषय आते हैं जो कि सामाजिक मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाज मनोविज्ञान संचार के इन साधनों का अध्ययन करता है कि प्रचार से कैसे किसी व्यक्ति के मत को या उसके विचारों को बदला जा सकता है। मानवीय व्यवहार के विकास में इन साधनों की क्या भूमिका रहती है आदि का अध्ययन इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सामाजिक अंतःक्रिया की गतिशीलता। जब सामाजिक अंतःक्रिया की हम बात करते हैं, इसका मतलब जो हम परस्पर अपने विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में निहित है। मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरों से संपर्क स्थापित करता है। इस संपर्क के परिणाम स्वरूप अंतःक्रिया का जन्म होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिस पर इस अंतःक्रिया का प्रभाव है। जब भी हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अंतःक्रिया में सम्मिलित होते हैं, उसके विचार हमको तुरंत से प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत सामाजिक अंतःक्रियाओं का महत्वपूर्ण अंतःक्रियाओं के विभिन्न स्वरूपों सामाजिक को जाना जाता है। सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत पर्सन परसेप्शन आता है, अट्रीब्यूशन आता है, आदि बहुत सारे विषयों का हम अध्ययन करते हैं। ये प्रक्रियाएं दो प्रकार की हो सकती है। जब हम सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो एक तरफ हम एकीकरण करने वाली सामाजिक प्रक्रियाओं की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम विभेदीकरण करने वाली सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। एकीकरण जिसमें सहयोग जिसमें हम कहते हैं कि जब दो व्यक्ति एक साथ एक लक्ष्य की प्राप्ति की एक दूसरे को मदद पहुंचा रहे होते हैं, सहयोग प्रदान कर रहे होते हैं, तो ये सहयोग की भावना को दर्शाती है। आत्मसात व्यवस्थापन, अनुकूलन आदि ये सारे एकीकरण सामाजिक अंतःक्रिया के उदाहरण हैं। और विभेदीकरण करने वाली प्रक्रिया के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा, संघर्ष व प्रतिकूलता। प्रतिस्पर्धा जिसमें हम किसी भी तरीके से दूसरे व्यक्ति को पीछे करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं हमको विभेदीकरण सामाजिक अंतःक्रिया की तरफ ले जाती है। पारिवारिक सामंजस्य की गतिशीलता भी एक महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र है। पारिवारिक संगठन या सामंजस्य को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि परिवार के सदस्य अपनी स्थिति एवं भूमिका के अनुरूप कार्यों का संपादन करें, तभी परिवार संगठित रह सकता है। परिवार में प्रत्येक सदस्य की अपनी एक भूमिका होती है। यदि उस भूमिका का निर्वाह सुचारू रूप से किया जा रहा होता है
तो परिवार में एक सुखद माहौल बना रहता है। जैसा कि 21वीं शताब्दी में ये अध्ययन करा जा रहा है कि किस प्रकार सामाजिक परिस्थितियां भी हमारे स्वास्थ्य को, हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो यदि पारिवारिक सामंजस्य बना रहेगा तो व्यक्ति का स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव दिखाई देगा। इस प्रकार समाज मनोविज्ञान परिवार के सदस्यों के कार्यों एवं पदों का पारिवारिक संगठन या सामंजस्य को बनाए रखने के संदर्भ में अध्ययन करता है। अगला पहलू है व्यक्ति एवं सामूहिक अंतरों का विश्लेषण। सामाजिक मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत उन कारकों का भी अध्ययन किया जाता है जिसके कारण व्यक्ति और समूह के बीच भिन्नता पाई जाती है। इस भिन्नता के अनेक कारण हैं जो कि भिन्नता को विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उदाहरण के लिए जाति, प्रजाति, धर्म, शिक्षा, वर्णाश्रम आदि इनके आधार पर भिन्नता या अंतर व्यक्ति एवं समूह के बीच में दिखाई पड़ता है। अतः समाज मनोविज्ञान उन तत्वों का अध्ययन करता है जो कि व्यक्ति व समूह के बीच अंतर भिन्नता को जन्म देता है, जिसमें हम पूर्वाग्रह व विभेद का भी अध्ययन करते हैं। विभेद पूर्णतया एक ऋणात्मक व्यवहार का उदाहरण देता है। पूर्वाग्रह आपके प्रतिकूल और अनुकूल दोनों हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम सकारात्मक या धनात्मक रूप में भी, सकारात्मक या नकारात्मक रूप में भी हम इन्हें समझ सकते हैं। जैसे कि कोई एक उच्च कुल वर्ग का व्यक्ति निम्न जाति के लोगों के लिए एक अपने नकारात्मक पूर्वाग्रह रखता है, तो ये एक नकारात्मक पूर्वाग्रह का उदाहरण होता है। और जैसे जो नवयुवक हैं वो फिल्मी सितारों के प्रति अपने एक सकारात्मक पूर्वाग्रह या उनको अपना एक रोल मॉडल के रूप में देख रहे होते हैं, ये एक सकारात्मक पूर्वाग्रह का उदाहरण। पक्षपात का अध्ययन। सामाजिक मनोविज्ञान ऐसे पक्षपात का अध्ययन करता है जो कि व्यक्ति व सामाजिक दोनों ही जीवन में अपना महत्व रखते हैं। इन पक्षपातों के आधार जैसे जाति, प्रजाति, वर्ग इत्यादि आदि सामूहिक पक्षपात के ही विशिष्ट स्वरूप हैं। इस प्रकार समाज मनोविज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत इन पक्षपातों का अध्ययन करा जाता है। साथ ही साथ समाज मनोविज्ञान ये भी बताता है कि कैसे हम इन पक्षपातों को कम करके अपने सामाजिक वातावरण को स्वस्थ बना सकते हैं। समूह का निर्माण और विकास का अध्ययन। समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत समूह का अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति क्यों समूह में रहता है, व्यक्ति ने कैसे समूह को जन्म दिया, समूह किस प्रकार से व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर रहा है, इसका अध्ययन सामाजिक मनोविज्ञान में किया जाता है। वास्तव में समूह में रहने या उसे विकसित करने में व्यक्ति की इच्छा ही मौलिक होती है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। इस समूह का महत्व मनोविज्ञान की दृष्टि से समाजीकरण करने तथा व्यक्तित्व के विकास में इसका योगदान प्रमुख है। अतः समाज मनोविज्ञान समूह के विकास, प्रभाव आदि बातों का भी अध्ययन करता है कि किस प्रकार से व्यक्ति के फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप उसके व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं, व्यक्ति क्यों समूह में रहना चाहता है, समूह में वो कब परोपकारिता, कब प्रतिस्पर्धा आदि के गुणों को दिखाता है। इन सारी बातों का अध्ययन भी समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। नेता और अनुयायी के संबंध में गतिशीलता का अध्ययन। सामाजिक मनोविज्ञान का गहरा संबंध राजनीति शास्त्र के साथ है, इसलिए समाज मनोविज्ञान इन सारे पक्षों का भी अध्ययन करता है कि कोई एक व्यक्ति कैसे इतना सफल नेता बन पाता है। समाज मनोविज्ञान नेता और अनुयायियों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा स्वयं को प्रभावित करने में सफल होते हैं। अनुयायी उसे ग्रहण कर लेते हैं। क्यों कभी कोई एक नेता सफल नहीं बन पाता है और अनुयायियों पर अपना एक सफल प्रभाव भी नहीं दिखाई पड़ता है, इसका अध्ययन भी सामाजिक मनोविज्ञान में किया जाता है। नेता अनुयायियों का नेतृत्व करता है तथा समूह क्या चाहता है, इन उद्देश्यों को ग्रहण करता है। इस प्रकार समाज मनोविज्ञान नेता और अनुयायियों के पारस्परिक संबंधों का भी
अध्ययन करता है, क्योंकि यदि नेता और अनुयायियों के बीच में इन पारस्परिक संबंधों का विस्तार नहीं किया जाता है तो व्यक्ति कभी भी सफल नेतृत्व नहीं दिखा सकता है। सामाजिक प्रत्यक्षीकरण। सामाजिक मनोविज्ञान प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से एक व्यक्ति जो एक सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ में जो क्रियाएं कर रहा होता है उसका अध्ययन करता है। प्रत्यक्ष बाह्य प्रत्यक्षीकरण को प्रदर्शित करता है, अतः मनुष्य के व्यवहार को पूर्ण रूप से समझा जा सकता है जब सामाजिक प्रत्यक्षीकरण का हमको पूर्ण ज्ञान होता है। इस प्रकार समाज मनोविज्ञान सामाजिक प्रत्यक्षीकरण का अध्ययन करके व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण, गुणारोपण और अशाब्दिक संचार आदि विषयों का अध्ययन करता है। व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण में व्यक्ति जब अपने विषय में सब कुछ किसी दूसरे व्यक्ति को बता रहा होता है, सामने वाला व्यक्ति उसके बारे में एक इम्प्रेशन विकसित करता चला जाता है। गुणारोपण के भीतर व्यक्ति अब किसी भी किए गए कार्य के पीछे कारणों को बता रहा होता है। और अशाब्दिक संचार जब व्यक्ति शब्दों का इस्तेमाल ना करके अपने अशाब्दिक संचार के द्वारा या अशाब्दिक भाषा के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करता है, तो इन सब का संपूर्ण ज्ञान सामाजिक प्रत्यक्षीकरण में किया जाता है। समाज मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण महत्व है, इसका जो महत्व है उसका व्यवहारिक उपयोगिता, उसकी सैद्धांतिक उपयोगिता को भी अध्ययन किया गया है। सामाजिक मनोविज्ञान की महत्व को दो भागों में हम समझते हैं, पहला व्यवहारिक उपयोगिता, दूसरा सामाजिक मनोविज्ञान की सैद्धांतिक उपयोगिता। व्यवहारिक उपयोगिता सामाजिक मनोविज्ञान के अध्ययनों से ही स्पष्ट होता है कि इसके द्वारा संस्कृति के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति एक समाज में रहता है और प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति होती है। उस संस्कृति के आधार पर व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मनोविज्ञान से औद्योगिक विकास में भी सहायता मिलती है कि किस चीज को, किस प्रोजेक्ट को व्यक्ति ज्यादा नोटिस करता है, किस प्रोजेक्ट का प्रभाव व्यक्ति पर ज्यादा दिखाई देता है। इन सारे औद्योगिक विकास में भी सामाजिक मनोविज्ञान अपना महत्व दिखाता है। समाज मनोविज्ञान विभिन्न प्रकार के पूर्वाग्रह रूढ़ युक्तियों का अध्ययन करता है, जो कि किसी भी समाज का एक बहुत बड़ा दोष है। तो इनको हटाने का प्रयास करता है, कम करने का प्रयास करता है और समाज को एक स्वस्थ दिशा प्रदान करता है। समाज मनोविज्ञान व्यक्तियों के सामाजिक समायोजन को समझने में सहायता प्रदान करता है। किस विकल्प जो आपका सामाजिक मनोविज्ञान है वो आपके सामाजिक व्यवहार, सामाजिक अंतर्क्रिया के साथ साथ सामाजिक समस्याओं का भी अध्ययन करता है। तो जब सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, उन्हें कम करने का प्रयास करता है, जिससे व्यक्ति सामाजिक समायोजन बना सके, चाहे वो पारिवारिक स्तर पर हो, चाहे वो उसके प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित हो, इन सभी जगह सामाजिक परिस्थितियों में समायोजन बनाने का प्रयास करता है। सामाजिक मनोविज्ञान की सैद्धांतिक महत्व भी है, या हम उसकी उपयोगिताओं को समझ सकते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान व्यक्ति की अंतःक्रियाओं का अध्ययन सामाजिक परिस्थिति में करता है। कोई भी अध्ययन यदि सामाजिक, कोई भी मानव व्यवहार यदि सामाजिक परिस्थिति में किया जाता है तो ही हम उसको सामाजिक मनोविज्ञान की श्रेणी में रख पाते हैं। समाज मनोविज्ञान के अध्ययन से समाज विरोधी व्यवहार के कारणों को समझने में सहायता मिलती है। समाज मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सामाजिक परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है और समाज मनोवैज्ञानिक अन्य व्यक्तियों का सही ढंग से प्रत्यक्षण करने में भी सहायता प्रदान करता है, क्योंकि सामाजिक प्रत्यक्षीकरण समाज मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। सामाजिक मनोविज्ञान के बहुत सारे सैद्धांतिक दृष्टिकोण हैं, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टिकोण पे चर्चा करने से पहले हम अब ये विचार करें कि सामाजिक मनोविज्ञान जो है, जब हमने इसके कार्यक्षेत्र के विषय में अध्ययन किया, हमने इसके विभिन्न विज्ञानों के साथ इसके संबंधों को जाना है, तो अब हम ये
चर्चा करते हैं कि सामाजिक मनोविज्ञान में आखिर हम किन किन विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। सर्वप्रथम सामाजिक मनोविज्ञान इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति कभी कैसे किसी व्यक्ति के लिए इतना अपनी जान पे जोखिम लेकर के भी उसकी सहायता करने के लिए तत्पर हो जाता है। इसका अध्ययन सामाजिक मनोविज्ञान करता है। सामाजिक मनोविज्ञान इस बात का अध्ययन करता है कि कभी-कभी व्यक्ति इतना आक्रामक कैसे हो जाता है कि वो दूसरे व्यक्ति को जोखिम या उसको आघात पहुंचाने से पहले कुछ भी अपने संज्ञान में लाने का प्रयास नहीं करता है। सामाजिक मनोविज्ञान में हम पुरुष और महिला के भिन्न भिन्न व्यवहारों का भी अध्ययन करते हैं कि हमारे जो समाज में पुरुष एवं महिलाओं के लिए जो भिन्न भिन्न व्यवहार, सामाजिक व्यवहारों का निर्धारण कर दिया गया है कि लड़कियां व पुरुष ये काम कर सकते हैं, महिलाओं के लिए इस तरीके के व्यवहार का निर्धारण करा गया है। इन सारे जेंडर डिफरेंस की बात भी हम सामाजिक मनोविज्ञान में करते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान हमें अन्य लोगों के साथ संबंध बनाने में भी ज्ञान प्रदान करता है कि किस प्रकार हम लोगों के साथ अपने मधुर संबंध को बना सकते हैं, क्योंकि यदि हम अपने संबंधों को विकसित करते हैं तो उसका सीधा प्रभाव हम अपने स्वास्थ्य पर देख रहे होते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान इस बात को भी अध्ययन करता है कि कौन कौन से ऐसे पर्यावरणीय कारक हैं जो कि हमारे सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। पर्यावरणीय कारक के अंतर्गत आता है कि किस प्रकार से शोरगुल, किस प्रकार से भीड़ भाड़, किस प्रकार से अधिक तापमान जो है वो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है। सामाजिक मनोविज्ञान में इस बात का भी अध्ययन करा जाता है कि किस प्रकार से हम अपने मनोवृत्ति, किस प्रकार से हम अपने सकारात्मक व्यवहारों का अध्ययन करें, उनका मूल्यांकन करें और उनको विकसित करके अपने समाज में एक स्वस्थ समायोजन विकसित कर सकते हैं। सामाजिक अगर हम मनोविज्ञान की यदि बात करते हैं तो उसका अध्ययन विभिन्न स्तरों पर भी देखा जाता है। विभिन्न स्तरों में सबसे पहले आपका आता है वैयक्तिक स्तर। वैयक्तिक स्तर क्योंकि व्यक्ति की अपनी सोच, अपने विचार इतने अद्वितीय होते हैं कि सर्वप्रथम यदि उसको अपने सामाजिक व्यवहार को समझना है तो उसको सर्वप्रथम अपने वैयक्तिक विचार से अवगत होना पड़ता है। दूसरा आता है व्यक्तिगत तथा सामूहिक। व्यक्तिगत तथा सामूहिक में होता है कि व्यक्ति किस प्रकार से समूह द्वारा प्रभावित हो रहा है तथा समूह का प्रभाव अपने भीतर देख रहा है। इस स्तर पर भी अध्ययन करा जाता है। परस्पर सहभागिता का अध्ययन करा जाता है क्योंकि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यक्तियों से कई सारे व्यक्तियों से हमारा संप्रेषण होता है, हम उनके विचारों से अवगत होते हैं। तो ये सहभागिता किस प्रकार से हमको प्रभावित कर रही है। और अंत में उसका एक स्तर होता है संचार, समूह तथा समूह के बीच का संचार। कैसे दो समूहों के बीच अंतर है, क्या उनके भीतर समानताएं हैं, कैसे हम उन समूहों का विश्लेषण कर सकते हैं, इस स्तर पर भी सामाजिक मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि सामाजिक मनोविज्ञान कई स्तरों पर अध्ययन करता है, जिसमें व्यक्तिगत स्तर सर्वप्रथम आता है, पारस्परिक सहभागिता आती है, व्यक्तिगत तथा समूह के बीच अध्ययन किया जाता है और चौथा स्तर आपका आता है समूह तथा समूह के बीच के स्तर का अध्ययन, कि जब हम कई सारे दो समूह या दो से अधिक समूह के बीच के अंतर व समानताओं को समझने की कोशिश करते हैं तो इसका अध्ययन भी सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब अंत में हम चर्चा करेंगे सामाजिक मनोविज्ञान के सैद्धांतिक दृष्टिकोण। सामाजिक मनोविज्ञान में दो प्रमुख सैद्धांतिक दृष्टिकोण आते हैं, सीखने का सिद्धांत और संज्ञानात्मक सिद्धांत। सीखने के सिद्धांत का केंद्रीय विचार ये है कि किसी व्यक्ति का वर्तमान व्यवहार उसके पूर्व अनुभव से अलग होता है। किसी भी स्थिति में एक व्यक्ति कुछ व्यवहार सीखता है जो समय के साथ वो आदत में परिवर्तित हो जाता है।
जैसे हम यदि अपनी गाड़ी को लेकर के सड़क पर निकलते हैं तो ट्रैफिक लाइट क्या है, अब धीरे धीरे वो जो व्यवहार था वो हमारी आदत में विकसित हो जाता है, और यदि हम वर्तमान में भी व्यवहार कर भी रहे होते हैं तो वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस में घटित हो जाता है। तो वर्तमान व्यवहार जो होता है वो हमारे पूर्व अनुभवों से अलग होता है, क्योंकि अब वो हमारी आदत बन चुका होता है, जिसके आधार पर हम बस वो कार्य करना शुरू कर देते हैं। सीखने के सिद्धांत में मुख्यतः आपके 3 सामान्य तंत्र आते हैं। इनमें से एक जो आपका सर्वप्रथम आता है वो है शास्त्रीय व क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसका प्रतिपादन पावलोव ने किया था, और पावलोव ने एक बहुत ही प्रमुख प्रयोग संपादित किया था जो कि एक डॉग पर था, एक कुत्ते पे था, और जिसका अध्ययन करा गया था कि किस प्रकार से एक कुत्ता जो भोजन को देख करके लार का श्रावण होता है, धीरे धीरे वही लार का श्राव जो है वो 1 घंटे की आवाज से आ जाता है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो इस बात पर अपने विचार को दृढ़ रखती है कि जब एक तटस्थ उत्तेजना को एक प्राकृतिक उत्तेजना के साथ जोड़ा जाता है, जिससे अकेले तटस्थ उत्तेजना प्रतिक्रिया को ग्रहण करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है, जो स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक उत्तेजना के बाद बिना शर्त प्रतिक्रिया उत्पन्न होने लगती है। क्लासिकल कंडीशनिंग में 3 महत्वपूर्ण घटकों की बात करी जाती है, CS कंडीशन स्टिमुलस, UCS अनकंडीशन स्टिमुलस, CR कंडीशन रिस्पॉन्स। जिसमें कंडीशन स्टिमुलस घंटे की आवाज थी, UCS भोजन था, और CR लार का निकलना था। और इन तीनों में ही उन्होंने एक इस तरीके का कंडीशनिंग या इस तरीके का एक एसोसिएशन डेवलप कर दिया, जिसमें उन्होंने देखा कि व्यक्ति की जब एक आदत और कंडीशनिंग डेवलप हो जाती है तो जो आपका लार का श्राव एक UCS भोजन को देख करके लार का श्राव हो रहा था, वही लार का निकलना एकमात्र घंटे की आवाज से भी हो जाता है। मनुष्य कभी कभी एसोसिएशन द्वारा भावनाओं को भी सीखता है, जैसे किसी विशेष स्थान पर विशेष रूप से दर्दनाक यात्रा के बाद हम जब उस स्थान पर जाते हैं या हम उस स्थान के बारे में जैसे ही सोचना प्रारंभ करते हैं, वो सारी चिंता, वो सारा दर्द हमारे भीतर पुनः पैदा होना शुरू हो जाता है। ये एक एसोसिएशन का ही उदाहरण है। इसको अगर हम सामाजिक मनोविज्ञान में अध्ययन करें तो बहुत सारे हमारे सामाजिक व्यवहार इसी एसोसिएशन के द्वारा ही हम सीख रहे होते हैं। दूसरा इसका महत्वपूर्ण तंत्र है सुदृढ़ीकरण, जिसका प्रतिपादन बीएफ स्किनर द्वारा किया गया है। और बीएफ स्किनर 2 मुख्य घटकों पर विशेष बल देते हैं, जिसे उन्होंने कहा है रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। रेनफोर्समेंट पुनर्बलन तथा पनिशमेंट इसका मतलब कि दंड। इन दोनों के ही प्रभाव से व्यक्ति के सीखने की प्रक्रिया जारी रहती है। लोग एक विशेष व्यवहार करना सीखते हैं क्योंकि इसके बाद कुछ ऐसा होता है जो आनंददायक होता है या जो एक आवश्यकता को पूरा कर रहा होता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो एक बच्चा जो है वो समाजीकरण की प्रक्रिया को सीख रहा होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया यदि उसके घर में कोई आता है और वो पूरा अपना उनको नमस्कार करके, उनको प्रणाम करके, उनको वेलकम करता है, उनके सामने अच्छे व्यवहारों को प्रदर्शित करता है, तो उसके माता पिता द्वारा उसको प्रशंसा मिल रही होती है और इस प्रशंसा के कारण ही वो इस व्यवहार को बार बार करने का प्रयास करता है। तो बहुत सारे हमारे ऐसे सामाजिक व्यवहार हैं जिनको हम सामाजिक मानक ऐसे हैं जिनको हम इसीलिए अपने जीवन में फॉलो करते हैं क्योंकि उनको करने के बाद हमें सामाजिक एक्सेप्टेंस मिल रही होती है, स्वीकृति मिल रही होती है, जो हमारे भीतर एक आनंद की अनुभूति पैदा कर रही होती है। इसका एक तीसरा तंत्र है अवलोकन संबंधी शिक्षण। अवलोकन संबंधी शिक्षण, यदि हम अपने खुद के व्यवहार का मूल्यांकन करें, विश्लेषण करें,
तो हम ये देखेंगे हमारे बहुत सारे सामाजिक व्यवहार तो हमने समाज से ही अवलोकन के द्वारा सीखे हैं। अवलोकन को हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। बेंजूरा एक ऐसे सोशल साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने इस पे एक महत्वपूर्ण प्रयोग करा बोबोडॉल का, और वो प्रयोग भी बच्चों पर था। और उस पर उन्होंने देखा कि बच्चों के भीतर आक्रामकता के व्यवहार का किस प्रकार से अवलोकन द्वारा उन पर उनके व्यवहार पर प्रभाव दिखाई देता है। एक बच्चा जो होता है वो क्लीन स्लेट होता है, वो जिस तरीके से अपने समाज में व्यवहार होता देख रहा होता है, अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में, वो उसी तरीके के व्यवहार का प्रदर्शन करना आरंभ कर देता है। तो इसी तरीके से लोग अक्सर सामाजिक दृष्टिकोण और व्यवहार को दूसरे लोगों को देखकर सीखते हैं, जिन्हें तकनीकी रूप से मॉडल के रूप में कहा जाता है। एक बच्चे के लिए सर्वप्रथम मॉडल उसके माता पिता होते हैं। माता पिता के द्वारा किए गए व्यवहारों का वो अवलोकन करता है और उसी को वो समाज में प्रदर्शित करना आरंभ करता है। बच्चे अपने आसपास के वक्ताओं को सुनकर क्षेत्रीय और जातीय भाषण के प्रतिरूप को भी सीखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अच्छी भाषा का प्रयोग करता है, कोई गलत भाषा का प्रयोग करता है, इन सबका प्रभाव कहीं ना कहीं व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का ही एक प्रतिरूप होता है। जिसने जिस तरीके की भाषा को अपने सामाजिक वातावरण में सुन रखा है, सामाजिक परिस्थितियां देख रखी हैं, वो उसी तरीके के व्यवहार का अवलोकन करता है। इस तंत्र का यदि हम गहन रूप से अध्ययन करें तो हम ये पाएंगे कि यदि व्यक्ति के भीतर सकारात्मक व्यवहार है या नकारात्मक व्यवहार है, तो उसमें उसका सामाजिक परिस्थितियां, उसका सामाजिक वातावरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे होते हैं, जिसके द्वारा उसके भीतर इन सारे व्यवहारों का अवलोकन देखा जाना होता है। बेंजूरा का जो एक्सपेरिमेंट, बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट था, उसमें इन्होंने कुछ इसी तरीके के आक्रामकता का व्यवहार का अध्ययन किया था कि एक बच्चों को एक आक्रामक वीडियो दिखाया और उसके बाद उनको एक कमरे में उसी बोबोडॉल के साथ, जिस तरीके की बोबोडॉल उन्होंने देखी हुई थी आक्रामक वीडियो में, उसके साथ एक कमरे में रखा और बाद में देखा कि जिस तरीके के वीडियो में आक्रामक प्रवृत्तियां बच्चों ने देखी हुई थी, वो वैसी ही प्रवृत्तियां अपनी उस बोबोडॉल के साथ करते पाए गए। तो बच्चे जो भी सीखते हैं, जो भी सामाजिक व्यवहारों का अनुसरण करते हैं, उसमें अवलोकन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो तृतीय सिद्धांत सामाजिक मनोविज्ञान का माना जाता है, जिसके महत्वपूर्ण योगदान भी दिखाई देता है, वो है संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत ये मानता है कि व्यक्ति की जो मानसिक गतिविधियां हैं, वो सामाजिक व्यवहार के महत्वपूर्ण निर्धारक होते हैं। जो भी मानसिक गतिविधियों को संज्ञानात्मक प्रक्रिया कहा जाता है। मानसिक गतिविधियों से तात्पर्य है व्यक्ति की धारणा, व्यक्ति की स्मृति, व्यक्ति की निर्णय क्षमता, व्यक्ति की समस्या को हल करने की क्षमता, और जो भी ये सारे उसकी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, ये उसके सामाजिक व्यवहार का निर्धारण करती है। आक्रामक के सिद्धांत में ये बताया जाता है कि व्यक्ति के लिए यदि उसकी परिस्थितियां बहुत कुंठित हो जाती हैं, तो व्यक्ति का आक्रामक होना स्वाभाविक है। इसी को कहा गया है फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू अग्रेशन, कि जब व्यक्ति की सामाजिक परिस्थितियां कुंठित होती हैं, जब वो कुंठा में होता है, उसकी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं कुंठित हो रही होती हैं, नकारात्मक हो रही होती है, जिसका सीधा प्रभाव उसके सामाजिक व्यवहार पर देखा जाना होता है। इसी को अगर हम देखें, यदि किसी व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता या समस्या समाधान की क्षमता बहुत उत्तम होती है, तो वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप में संतुलन बनाए रखता है, सामाजिक व्यवहार में एक समायोजन बनाए रखने की कोशिश कर रहा होता है और अपने आप को कैसे भी विचलित करने से संभाल पाता है। सामाजिक मनोविज्ञान के संज्ञानात्मक दृष्टिकोण मनोविज्ञान के गेस्टाल्ट आंदोलन के कोफका, कोहलर और अन्य सिद्धांतकारों के विचारों से प्रभावित हुए हैं।
गेस्टोल्ट मनोविज्ञान वह सिद्धांत है जो ये बताता है कि लोग एक उत्तेजना के अर्थ को केवल तत्वों की संपूर्ण प्रणाली के संदर्भ में नहीं देखते हैं जिसमें ये समाहित है। किसी भी तत्व के अर्थ को समझने के लिए हमें उसे पूरे भाग को देखना चाहिए जिसमें वह मात्र एक हिस्सा होता है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई बच्चा सकारात्मक या नकारात्मक व्यवहार करता दिखाई दे रहा है तो उसके इस नकारात्मक व्यवहार के पीछे छिपे कारणों का हम अध्ययन करें। हम ये जाने कि ये जो व्यक्ति का व्यवहार है उसमें कौन कौन से कारक उसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। क्या उसके पर्यावरणीय कारक भूमिका निभा रहे हैं, उसके अपने वैयक्तिक कारक भूमिका निभा रहे हैं, या उसके अपने जो भी सामाजिक कारक हैं वो भूमिका निभा रहे हैं। जब हम इस पूर्ण रूप से कारकों का अध्ययन करते हैं तब हम उस व्यक्ति के व्यवहार को समझ पाते हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत इस बात पर भी बल देता है कि व्यक्ति जो है वो एक सजीव और सक्रिय प्राणी है। सक्रिय क्यों है? क्योंकि जब भी हम किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित होते हैं और अपनी प्रतिक्रियाओं को देते हैं तो उत्तेजना और प्रतिक्रियाओं के बीच हमारा संज्ञानात्मक प्रक्रिया जो है वो निहित रहती है कि हमने उस परिस्थिति के बारे में क्या सोचा है, किस प्रकार से हमारा चिंतन हुआ है, किस प्रकार से विचार विकसित हुए हैं और तब जाकर के हम उन समस्या या हम उस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हम किस प्रकार से अपने इस परिस्थिति में अपने व्यवहार को प्रदर्शित करेंगे। इसीलिए जब व्यक्ति में व्यक्ति भिन्नताएं पाई जाती हैं, हर व्यक्ति के अपने सोचने समझने की, निर्णय लेने की, समस्या समाधान की भिन्न भिन्न क्षमताएं होती हैं। जब उसकी क्षमताओं में विभिन्नताएं देखी जाती हैं तो स्वभावतः उसके सामाजिक व्यवहार में भी वही भिन्नताएं दिखती हैं। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत इन दो बातों पर बल देता है कि मनुष्य की सक्रियता पर ध्यान दें कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच में किस प्रकार की संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। जिस प्रकार की उसकी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं होती हैं उसी प्रकार से उसका व्यवहार उसी दिशा में दिखाई देता है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया यदि बलशाली है, सकारात्मक है तो व्यवहार सकारात्मक दिखाई देगा और संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं यदि नकारात्मक या बहुत बलशाली नहीं दिखाई दे रही हैं तो व्यक्ति के व्यवहार में उसी प्रकार का नकारात्मक व्यवहार दिखाई देने लगता है। और दूसरा इन्होंने कहा है कि व्यक्ति के व्यवहार को जानने के लिए मात्र एक हिस्से को नहीं बल्कि उसके संपूर्ण भाग का अध्ययन करें, उन कारकों का अध्ययन करें जिससे वह व्यवहार प्रभावित हुआ है। इस प्रकार आज के सत्र में हमने सामाजिक मनोविज्ञान बीपीसीसी 132 के ब्लॉक 1 का चर्चा करी जिसमें हमने सामाजिक मनोविज्ञान की परिभाषा, कार्यक्षेत्र, उसके अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है, किस किस स्तर पर अध्ययन करता है और साथ में इसके क्या सैद्धांतिक दृष्टिकोण है जिसमें सीखना और संज्ञानात्मक सिद्धांत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसका अध्ययन करा है। अब आगे के सत्र में हम ब्लॉक 2 पर चर्चा करेंगे।